ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जहाँ से बहुत सारा सवाल आता है। इसमें हम लोग नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदानी भाग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आ रहा है क्या? फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये इंडिया है। तो आखिर भारत में कुछ पर्वतें होंगे, पठार होगा, मैदानी भाग होगा, द्वीप समूह होगा। तो जो भारत का जो एरिया है, आखिर कितना प्रतिशत में भारत के कितने प्रतिशत में पर्वत है, कितना प्रतिशत एरिया में पठार है, कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो इन सभी चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो अगर बात करें हम लोग, तो भारत का जो विभाजन किया गया है, फिजिकल डिवीज़न की बात करें, तो भारत का डिवीज़न उसमें आ जाएगा आपको पर्वत। यानी जितने भारत का जो टोटल एरिया है, इसमें कुछ हिस्से में पर्वत होगा। उसके बाद यदि बात करें तो इसमें आ जाएगा पहाड़। भारत के एरिया में कुछ में पहाड़ होगा, कुछ प्रतिशत में। उसके बाद होगा पठार और होगा मैदानी भाग, मैदान। तो भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में मैदानी भाग है, तो बात करें तो जो भारत का टोटल एरिया है, उसका 43% जो हिस्सा है वो मैदानी भाग है। ठीक है। यदि पठार की बात करें, तो पठार भारत का टोटल एरिया का 28% हिस्से में टोटल भारत के पठारी भाग है। यदि पहाड़ की बात करें, तो पहाड़ जो है वो 18% है और पर्वत 11% है। आखिर फ़र्क क्या है? ये पर्वत और पहाड़, आपने कभी सोचा है कि इसमें क्या फ़र्क होता है? हाँ बोलो, पर्वत, पहाड़ और पठार में क्या फ़र्क है? तो पर्वत का जो ये होता है ना, ये इसको हम लोग पर्वत बोलते हैं, जिसमें चोटी होता है, समझ रहे हैं? एक पीक होता है इसमें। पहाड़ की बात करें तो ये सर्पिलाकार होता है, ये इस तरह से होता है। कभी आप लोग तो घूमे नहीं हैं, मैं तो लगभग घूम चुका हूँ। आप सिर्फ यहाँ से निकल के यूपी में प्रवेश करो, तो यूपी में इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ देखने को मिलेगा। ये इस तरह से एक श्रेणी बना हुआ है, दूर दूर तक इसी तरह से एक श्रृंखला मिलेगा पहाड़ का, समझ रहे हैं? और पर्वत जो होता है, इसका एक चोटी होता है इस तरह से, तिकोना। अगर पठार की बात करें तो पठार ऐसा नहीं होता है, पठार एकदम लंबा बेंच के जैसा होता है। कभी आप फिल्मों में देखें, कभी आप जो ऊपर से जल जो गिरता है, केवल खाई में गिरते रहता है, ये सपाट होता है, सपाट पर से एकदम खाई में गिरता है, वो सब पठारी भाग होता है, समझ रहे हैं? बड़ा बड़ा जो जलप्रपात जो होता है, तो देखिएगा कि एकदम इधर से पूरा सपाट है, एकदम जल आ रहा है और सीधा एक और खाई में गिरता है, वो सब पठारी एरिया होता है, समझ गए? वो कितना प्रतिशत में है? 28%। और बाकी आप तो मैदानी भाग जानते ही हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है कि नहीं? अब और इस समय और क्या क्या आएगा, तो और हम लोग पढ़ेंगे। पर्वत की बात करें तो पर्वत में हम लोग पढ़ेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं ये क्या है। ओके, मिटा दे, चलिए। अच्छा, इसके साथ साथ और हम लोग पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ आ जाएगा मैदानी भाग में ही आएगा। अगर मैदान की बात करें तो मैदान में ही आपको आ जाएगा कुछ रेगिस्तान आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा। उसी में इसके अलावा और पढ़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा द्वीप समूह आ जाएगा, द्वीप, ये पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे अभी पर्वत के बारे में, ठीक है?
एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ से कहीं से सवाल आएगा तो आप लोगों का छूटेगा ही नहीं। हम लोग पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। तो भारत में जितने भी पर्वतें हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी पर्वतमाला का। उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी पर्वतमाला ये भारत का जो उत्तर का जो हिस्सा है, ज़्यादातर पर्वत, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्वतें तो आपको इधर भी मिलेगा, बहुत सारा पर्वत मिलेगा आपको। अन्नामलाई पर्वत है, नीलगिरी है, बहुत सारा पर्वत है साउथ इंडिया में। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। तो उत्तरी पर्वतमाला को वह 3 हिस्सा में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतमाला को पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय, हिमालय। और तीसरा है पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स ये भारत है। भारत के उत्तर में जितने भी पर्वतें हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वांचल हिल्स है, जो ये पूर्व भारत का जो पूर्वी भाग है। इसमें छोटी मोटी कुछ हिल्स है, कुछ पहाड़ियाँ हैं, पर्वतें हैं, उसके बारे में, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय को माना जाता है कि ये ट्रांस हिमालय बहुत ही प्राचीन पर्वत है। ट्रांस हिमालय, जहाँ ट्रांस हिमालय है उस समय पहले टैथिस सागर हुआ करता था और हजारों साल वर्ष तक उस सागर में कुछ अवक्षेप के जमा होने से धीरे धीरे वो अवक्षेप के जमा होने से एक ठोस चीज़ बना। और उसके बाद जब नीचे जब जो टेक्टोनिक प्लेट होता है, वो प्लेट के जब अंदर में जब उसमें हलचल आया तो उसके वजह से जो उभाड़ आया और वही पर्वत का रूप लिया था, जिसको ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया था, ठीक है। अब इस ट्रांस हिमालय, अच्छा, ट्रांस हिमालय से जहाँ पे है उससे इस जगह पे पहले क्या था, टैथिस सागर था। ये जो बना है ये टैथिस सागर में अवक्षेप के मिलने से बना है। अभी ट्रांस हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा है हमारा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए ये ट्रांस हिमालय जो प्राचीन पर्वत के नाम से जाना जाता था उसको 3 भाग में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो देखिए काराकोरम श्रेणी जो है, ये श्रेणी क्या होता है, बहुत सारा पर्वत का जो चोटी होता है ना, चोटी मिल मिल के एक बहुत बड़ा श्रृंखला बनाता है, समझ रहे हैं ना, उसको एक श्रेणी का नाम दिया जाता है। तो एक है काराकोरम श्रेणी जो कि यहाँ पे सियाचिन में यहाँ से ये पर्वत ये ऐसी इस तरह से चोटी बना के एक श्रृंखला बना हुआ है, इसको काराकोरम श्रेणी बोलते हैं। और काराकोरम श्रेणी मान लेते ये काराकोरम श्रेणी है, और इस काराकोरम श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है भाई साहब, इसको बोलते हैं हम लोग केटू गॉडविन ऑस्टिन, समझ रहे हैं ना, जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। भारत का अगर कोई आपसे पूछे, ये सवाल आ जाए कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो केटू है, इसको केटू के नाम से भी जाना जाता है और गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। ये केटू, और ये किसका पार्ट है, काराकोरम श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। और ये काराकोरम श्रेणी का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का भी पार्ट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। ये इसका दूसरा नाम इसका केटू गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है
दो तरह से सवाल फंसाने के लिए। अच्छा बच्चा जो होता है ना, इसी में फंसता है। सबको मालूम है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन इसी में जो जो अच्छा एग्जामिनर होता है वो फंसाता किस तरह से है, भारत के आबादी वाला क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। सिक्किम में है कंचनजंगा, क्योंकि यहाँ आबादी नहीं रहता है भाई साहब। सियाचिन ग्लेशियर में इतना ठंड होता है कि यहाँ आबादी हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं, नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जा सकता है। यहाँ -42 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। -42 सोच सकते हैं आप लोग, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है और -42 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कहाँ से आम इंसान रहेगा। हम तो सैल्यूट करते हैं आर्मी को। बताइए, इतनी ठंड में आर्मी यहाँ तैनात होता है और वो एक नहीं दो दो दुश्मन से लड़ता है। एक तो इतनी बड़ी ठंड, इतनी बड़ी भीषण ठंड जो -42 डिग्री सेल्सियस में भी वहाँ तैनात रहता है, और दूसरा बाहरी दुश्मन से। ये दो दुश्मन से लड़ता है, तब जाकर के हम लोग अपने समाज में अपने फैमिली के साथ रहते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। बताइए आर्मी कितना बड़ा सेक्रीफाइस करता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये लोग ऐसी, क्या जो आर्मी होता है क्या उसको ठंड नहीं लगता है, लगता है, लेकिन -42 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने के लिए उस आर्मी को पहले अंटार्कटिका वाला ठंड से पहले वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है उसको। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंड होता है, -82 डिग्री सेल्सियस होता है, 82 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और जो उसको सह लेता है वो सियाचिन में आसानी से तैनात हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये है, यहाँ आबादी नहीं होता है। दूसरा है हमारा लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख वाला पार्ट है, ये यहाँ से अगर जाइएगा तो आपको ये इस तरह से, तो ये लद्दाख है, लद्दाख, ये लद्दाख वाला श्रेणी है। लद्दाख वाला श्रेणी में क्या होता है कि भारत में सबसे कम वर्षा यही लद्दाख श्रेणी में ही होता है। मात्र 8 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे लद्दाख श्रेणी में, मात्र 8 से 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कभी ये सवाल कर देगा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। मात्र 8 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्या है, जास्कर श्रेणी। ये आपको इसी के नीचे आ जाएगा, जास्कर श्रेणी। ये सब किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जास्कर श्रेणी। यहाँ 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जास्कर श्रेणी में, समझ गए। तो ट्रांस हिमालय ख़त्म हो गया। अब ट्रांस हिमालय ख़त्म हो गया है तो अब हम लोग चलते हैं हिमालय। आखिर अब ये बात, सवाल ये उठता है कि ये ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आ जाएगा आपको हिमालय। अब हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, तो ये देख, इसको मिटा दे क्या, चलिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये सब ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। अब जहाँ से हिमालय शुरू होगा तो कोई बाउंड्री होगा जिसको अलग करेगा, तो उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं इंडो सांगपो जोन। जो बाउंड्री ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है उसको कहा जाता है इंडो सांगपो जोन, ठीक है। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो जोन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हिमालय का, हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है, तो हम लोग हिमालय देख लेते हैं आज। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा होने का। चलिए, हिमालय को भी वो 3 भाग में बांट दिया गया है। बात करें तो एक है हमारा शिवालिक, शिवालिक, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है ग्रेट हिमालय, या इसी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय।
आखिर ये नाम क्यों दिया गया? तो देखिए, हिमालय, ये जो हिमालय है ये यहीं से शुरू हो जाता है, उत्तराखंड से शुरू हो जाता है। तो सही नहीं बना, चलिए चलेगा। तो ये यहीं से शुरू हो जाता है। अब ये चोटी है, ये चोटी है, ये चोटी है, ये चोटी है, फिर कुछ हिमालय का जो पार्ट है वो ये चोटी है, कुछ का ये है, ये है, ये है, ये है, और कुछ हिमालय है उसका एकदम ये है, ये है, ये है, ये है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बनाए, बेस तो सबका नीचे ज़मीन पे ही होगा। इसके ऊंचाई के वजह से इसे 3 भाग में बांटा गया है, समझे? तो कुछ जो हिमालय का जो कुछ चोटी है, तो कुछ चोटी की जो ऊंचाई है वो 900 से लेकर के और 1200 मीटर के बीच में जो आता है, इसको शिवालिक नाम दिया गया है, समझ रहे हैं? और ये उत्तराखंड से शुरू हो जाता है शिवालिक, इसीलिए शिवालिक को लोअर हिमालय, दून द्वार के भी नाम से जाना जाता है। दून द्वार इसलिए कहा जाता है कि दून ये उत्तराखंड या देहरादून से शुरू हो जाता है, देहरादून में पड़ जाता है, इसलिए इसको दून के नाम से भी जाना जाता है। द्वार के भी नाम से द्वार इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये मतलब है कि जिस तरह से किसी चीज़ में एंट्री मारने के लिए गेट होता है ना, तो हिमालय अगर आप विजिट करने जाइएगा तो पहले आपको शिवालिक ही मिलेगा, इसलिए इसे द्वार के भी नाम से जाना जाता है। शिवालिक तो इसका नाम ही है, लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये अच्छा, शिवालिक का जितने भी ऊँची चोटी होगा वो कितना के बीच में होगा? 900 से 1200 मीटर के बीच में होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ चोटी इससे शिवालिक से जितना चोटी होगा उससे भी ऊपर चोटी होता है, वो चोटी जो आपको 4500 मीटर तक जाता है उसको मध्य हिमालय के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और 45 से ऊपर से जो उससे ऊपर जो 6100 मीटर से जो ऊपर जाता है वो आपको ग्रेट हिमालय में आता है, जो कि 6100 मीटर से ऊपर जाता है। अब इसमें भी बाउंड्री होगा, कोई ना कोई ऐसा बाउंड्री होगा जो शिवालिक से मध्य हिमालय को अलग करता होगा, कोई ना कोई ऐसा बाउंड्री होगा जो मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करता होगा। आखिर उस बाउंड्री का क्या नाम है? तो चलिए वो लिख देते हैं हम आपको, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ये ग्रेट हिमालय के बीच में जो बाउंड्री, ग्रेट पहले हमने बताया, चलिए उससे ऊपर हम लिख देते हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट। ये ट्रांस हिमालय और हिमालय जो शुरू होता है उसके बीच में जो बाउंड्री है तो उसका नाम क्या है बाउंड्री का? इंडो सांगपो जोन। अब ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री आएगा जो दोनों को अलग करेगा उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब कोई ना कोई लाइन होगा जो मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेन बाउंड्री फोल्ट। ये चलिए नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ग्रेट हिमालय, सॉरी ये ग्रेट, ये बीच वाला जो है वो मध्य हिमालय और ये नीचे वाला शिवालिक, ठीक है। तो ये ग्रेट और मध्य के बीच में जो बाउंड्री उसको क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य और शिवालिक के बीच में जो बाउंड्री उसको क्या बोलेंगे? मेन बाउंड्री फोल्ट। मेन बाउंड्री फोल्ट। और शिवालिक और मैदान जहाँ से अलग होता है, जो अब शिवालिक के बाद तो मैदान एरिया होगा ना, तो मैदान और शिवालिक के बीच का जो बाउंड्री होगा जहाँ से शिवालिक शुरू होगा और मतलब शिवालिक अंत होगा और मैदान शुरू होगा, उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ये मैदान समझ में आ रहा है ना? तो ये मैदान और ये शिवालिक, तो इसके बीच में जो बाउंड्री होगा उसको बोलेंगे ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। चलिए इसको नोट करना है या मिटा दें? इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय का प्रकार, ठीक है। ग्रेट हिमालय का कौन कौन सा चोटी है और कहाँ कहाँ है। ये प्रॉपर मिटता नहीं है गोलू, पानी लगाना पड़ेगा क्या इसमें? चलिए पूरा मिटा देते हैं, इंडिया फिर से बनाएंगे।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्रेट हिमालय को। भारत में उसका कहाँ कहाँ कौन कौन सा चोटी है। फिर से इंडिया बनाते हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा नहीं बना, फिर भी काम आ जाएगा। अब ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर में ग्रेट हिमालय का एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा पर्वत। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि नामचा पर्वत कहाँ स्थित है, सॉरी नामचा नहीं, ये नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है। ठीक है, कोई पूछे अगर आपसे नंगा पर्वत कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में, और वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और वो स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपको ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है और वो अन्नापूर्ना, ये अन्नापूर्ना ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। अन्नापूर्ना हो गया, सॉरी पहले है धौलागिरी, फिर उसके बाद है अन्नापूर्ना, फिर उसके बाद है आपको मंसालू। अब यहाँ पे मंसालू आते आते ये आ जाएगा सिक्किम, और सिक्किम पे आपको ये कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा के बाद है आपको मकालू, और उसके बाद है इधर अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है नामचा पर्वत। तो अब नाम याद रखिएगा, नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। हाँ, धौलागिरी नेपाल में। अन्नापूर्ना नेपाल में। अन्नापूर्ना किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। मंसालू कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। यही है कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ आबादी वाला एरिया है। ठीक है, कंचनजंगा। तो आपसे अगर कभी फंसा के सवाल पूछे, अगर सीधा आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और दोनों ऑप्शन में रहे कंचनजंगा और केटू, तो सीधा आप केटू में मार दीजिएगा। लेकिन अगर ये सवाल में लगा दे कि आबादी वाला क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा। और निर्जनतम क्षेत्र बोल देगा, या तो आबादी लगाएगा नहीं लगाएगा, नहीं तो निर्जनतम क्षेत्र लगा देगा, तो सीधा आ जाएगा वो केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्योंकि वो आबादी नहीं है। और ये नामचा पर्वत कहाँ है? नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तराखंड की। उत्तराखंड में ये हिमालय का कौन कौन सा एरिया है? तो हिमालय उत्तराखंड में है एक पर्वत है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का। और केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद एक उत्तराखंड में ही है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ फिल्म देखे हैं? हाँ गोलू, नहीं देखे? केदारनाथ तो शायद सुशांत सिंह राजपूत का है, और बद्रीनाथ अल्लू अर्जुन का है। हाँ, बहुत मस्त मूवी उसमें। बद्रीनाथ में ही तो है, केदारनाथ मंदिर भी है। और केदारनाथ में एक आया था ना जो बादल फटा था। बादल क्यों फटा था पता भी है आपको? केदारनाथ में जो इतना बड़ा जो आगे लोग कहता है बादल फट गया, तो बादल वाकई में बादल फटा था क्या? तो इसके पीछे क्या कारण है हम आपको बताएंगे। और एक है नंदा देवी। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। और एक है नंदा देवी। नंदा देवी में जैव आरक्षित जो जंगल होता है तो वो भी है नंदा देवी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये था ग्रेट हिमालय का पार्ट। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चलिए उत्तराखंड में ही है नंदा देवी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मध्य हिमालय के बारे में। अच्छा, अगर ठंड का जिक्र हुआ है तो ठंड से हम कुछ सवाल बन रहा है। अगर आपसे
कोई पूछे कि भारत में न्यूनतम तापमान किस क्षेत्र में है? सियाचिन में है। और अधिकतम तापमान थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान में, वहाँ है, थार रेगिस्तान में, ठीक है। और यही सवाल अगर आपसे हम एशिया में पूछें, एशिया में सबसे जो न्यूनतम तापमान है वो कहाँ है? साइबेरिया, बरखोलांस्क, हाँ रूस में है, जो एशिया का जो वो है ना उसमें है। और एशिया में सबसे अधिकतम तापमान कहाँ है? वो है जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ का एक मरुस्थल है चूरू या अलवर, समझ रहे हैं ना, वो एक क्षेत्र जगह का नाम है। आपको जैकोबाबाद आ जाए तो भी राइट आंसर है, जैकोबाबाद नहीं दे करके अलवर अगर दे दे तो भी राइट आंसर है, अलवर नहीं देगा तो चूरू दे दे तो भी वो राइट आंसर है, समझ रहे हैं ना। तो ये एशिया का सबसे गर्म जगह है। और सबसे ठंड जगह कौन सा है? साइबेरिया, ठीक है। अगर आपको दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश पूछे तो ठंड जगह अंटार्कटिका, -82 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, अभी बताए थे। और पूरी दुनिया का सबसे गर्म प्रदेश, गर्म जगह सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कितने देशों से लगता है? 11 देशों से बाउंड्री साझा करता है। मैंने बताया था, भूल गए आप, ऐसे ही से कर रहे हैं, नहीं बताया था सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल में वहीं एक आपसे सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिना उड़ने वाला पक्षी है पर उड़ता नहीं है? ऑस्ट्रिच, और वो वहीं है, समझे। दुनिया का ऐसा मात्र पक्षी है जो उड़ता नहीं है पर पक्षी है, और उसका नाम है ऑस्ट्रिच, समझ गए ना। ये आपके सवाल में कई बार पूछा हुआ भी है और आ भी सकता है, समझ गए। चलिए, तो ये आप याद रख लीजिएगा, भारत का न्यूनतम जो तापमान है वो क्षेत्र, और सबसे अधिक क्षेत्र, एशिया का न्यूनतम क्षेत्र और सबसे अधिक क्षेत्र, और पूरी दुनिया का न्यूनतम क्षेत्र और सबसे अधिक क्षेत्र, ये सबसे अधिक जो तापमान है वो, समझ गए ना। चलिए, यूपीएससी के पीटी में एक बार सवाल पूछा गया था, वो भी बताएंगे, वो उससे जुड़ा हुआ सवाल है, वो मिटा दें। चलिए, अभी आपने देखा ग्रेट हिमालय के बारे में। हम लोग देखते हैं अब ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय, और ग्रेट और मध्य से बहुत सारा सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, ये ग्रेट हिमालय का है, ये मध्य हिमालय का है, ठीक है। मध्य हिमालय का जो ये हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं पीर पंचाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर में ही है। तो ग्रेट हिमालय का नंगा पर्वत और मध्य हिमालय का पीर पंचाल श्रेणी के बीच में जो घाटी है, समझ गए ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कश्मीर की घाटी। और उस कश्मीर की घाटी में उसी के आसपास झेलम नदी भी है, और वहीं पे वुलर झील है, समझ गए ना। झेलम नदी भी कहाँ से निकलती है? कश्मीर से ही। तो ये झेलम नदी और वुलर झील, इसमें कई निक्षेप, जो कई तरह की मिट्टी है, उसके मिलने से एक नया मिट्टी बनता है जिसका नाम है करेव। इसमें जो मिट्टी बनता है जम्मू कश्मीर में वुलर झील में, जो उसकी वजह से कई निक्षेप बनने से जो मिट्टी बनता है, इस मिट्टी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? करेव। आखिर ये इस मिट्टी का जिक्र करने का क्या वजह था? ये मात्र एक ऐसा मिट्टी है, करेव मिट्टी, जिसमें केसर की उपज अधिक होती है। वो सुने हैं ना प्रचार, दाने दाने में है केसर का, क्या कहता है वो, अक्षय कुमार, हाँ, तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये सब ना प्रचार करता है। वो लोग भी अब करने लगा है। हाँ, तो ये केसर का जो उपज वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, समझ गए। और जम्मू कश्मीर में कहाँ होता है? कश्मीर की घाटी में होता है। कश्मीर की घाटी में उसमें किस मिट्टी में? करेव मिट्टी में होता है, समझ गया। तो ये कश्मीर की जो घाटी है वो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो घाटी है उसको कश्मीरी घाटी कहा जाता है। ठीक इसी तरह आप जब यहाँ आइएगा हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो मध्य हिमालय का जो हिस्सा है, अच्छा ये हिस्सा है मध्य हिमालय का, इसका नाम क्या है? पीर पंचाल।
आपसे अगर कोई पूछे कि पीर पंचाल श्रेणी किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, और पीर पंचाल श्रेणी किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद यदि बात करें तो नीचे आइएगा तो हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय का हिस्सा है जिसका नाम है धौलाधर। अभी मैंने बताया ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो अभी देखा आपने कि केसर की उपज किस मिट्टी में होती है, करेव मिट्टी में। और ये करेव मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, बुलट झील के पास, उसके मिक्सचेप जो है, कई तरह के मिक्सचेप के मिलने से बनता है। उसके बाद ये पीर पंचाल श्रेणी किसका पार्ट है, पीर पंचाल श्रेणी किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का। इससे पहले मैंने बताया था धौलागिरी, वो किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालय का। और वो कहाँ है धौलागिरी, नेपाल में है। आप लोग अब ध्यान आप फोन पे बिजी है। उसके बाद अगर बात करें, ये है धौलाधर, ठीक है ना, ये धौलाधर है। धौलागिरी और धौलाधर में अंतर है, ठीक है ना। धौलागिरी हो गया ग्रेट हिमालय का पार्ट, और धौलागिरी ग्रेट हिमालय का, और धौलाधर मध्य हिमालय का पार्ट है। ये कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि इसका 90% जो हिस्सा है धौलाधर का वो हिमाचल प्रदेश में, 10% हिस्सा उत्तराखंड में चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश, और 10% आ जाता है किस में, उत्तराखंड में। उसके बाद बात करें तो एक है नागटिब्बा। अच्छा, ये चलिए इससे पहले ये दिखा देते हैं आपको नागटिब्बा पर्वत। ये नागटिब्बा पर्वत कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, नागटिब्बा पर्वत। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नागटिब्बा, यह सवाल आ जाए कि नागटिब्बा पर्वत कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नागटिब्बा पर्वत किस पर्वत की पार्ट है, ये मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अब ये मध्य हिमालय और उसके बाद आपने पढ़ा ग्रेट हिमालय। तो मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो घाटी है उत्तराखंड में, इसको बोलते हैं कुल्लू घाटी। बद्रीनाथ फिल्म देखिएगा तो उसमें कुल्लू घाटी में ये अल्लू अर्जुन घूमने के लिए जाता है, समझे, लड़की पटाने के लिए वहीं जाता है वो। कुल्लू जो मनाली है, कुल्लू मनाली उत्तराखंड में, तो वहाँ लड़की लोग एकदम ये आसन करके ऐसे कर की रहती है, तो उसको मालूम है, उसी पे दिल आ जाता है। तो ये कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी है। और उसके बाद आप नेपाल में जाइएगा तो नेपाल में आपको आ जाता है महाभारत का श्रेणी, महाभारत पर्वत। महाभारत पर्वत किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अब मध्य हिमालय की जो कुछ पर्वतें हैं, उस पर्वते पे घास का मैदान पाया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये पीर पंचाल का जो पर्वत है, इस पे घास का मैदान पाया जाता है, जिसको कहा जाता है सोनमर्ग या गुलमर्ग। ये सवाल था, ये घास के मैदान से, पीर पंचाल पर्वत पे घास का मैदान होता है, उस घास का मैदान का क्या नाम है, सोनमर्ग, या इसी को कहा जाता है गुलमर्ग। होता ये है कि जैसे कि अभी दिसंबर है, जनवरी है, इस दिसंबर और जनवरी में वहाँ ठंड ज़्यादा रहता है, तो इस पर्वत पे पूरा बर्फ़ का एकदम बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है, ये बर्फ़ से ढक जाता है। जैसे ही आधा फरवरी बीतता है, मार्च का महीना आता है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि ये बर्फ़ वगैरह पिघलने लगता है, पिघल के ये आच्छादित जो होता है ये हट जाता है, और यहाँ पे घास का मैदान निकलने लगता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इस क्षेत्र को खेल का मैदान भी कहा जाता है, जो पीर पंचाल का जो श्रेणी है, इसलिए इसको खेल का मैदान भी कहा जाता है। तो आपसे उतना नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि सोनमर्ग या गुलमर्ग किस राज्य में है या किस पर्वत पे है, तो वो पीर पंचाल श्रेणी पे है, और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इस सोनमर्ग और गुलमर्ग को खेल का मैदान भी माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें घास का मैदान, एक घास का मैदान है बेट, और ये बेट घास का मैदान पाया जाता है कहाँ, पंजाब में। चलिए, ये सोनमर्ग था आपको जम्मू कश्मीर में, ये उसके बगल में आप आइएगा तो ये पंजाब का हिस्सा होगा, और यहाँ पे घास का मैदान है जिसका नाम है बेट घास का मैदान। ये इस तरह से घाट है, घास है, जो कहाँ है, पंजाब में। और पंजाब में जो घास का मैदान है इसका नाम क्या है, बेट। उसके बाद आप उत्तराखंड में जाइएगा तो उत्तराखंड में एक घास का मैदान है जिसका नाम है बुग्यल। ये घास का मैदान है बुग्यल, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। और एक है खादर, खादर जाइएगा तो आपको उत्तराखंड से नीचे आइएगा यूपी आर में, तो ये हो जाता है आपको खादर घास का मैदान, ये आपको यूपी में, ठीक है, ये घास। अब जो यूपीएससी में जो सवाल पूछा गया था, वो यूपीएससी के पीटी में पूछा गया था सवाल कि प्रियड़ी नामक घास का मैदान कहाँ पाया जाता है।
तो ये प्रेरी नामक घास का मैदान पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पे प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। और यहीं चिनूक नामक गर्म हवा चलती है, और इस गर्म हवा के वजह से रॉकी पर्वत पे गेहूं की उपज बहुत अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया, अब इधर आइएगा तो आपको आएगा रॉकी पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका, ये आपको दक्षिणी अमेरिका, और ये इसका रॉकी पर्वत इस तरह से है। और रॉकी पर्वत पे ही घास का मैदान है जिसका नाम क्या है, प्रेरी। हाँ, ये है प्रेरी घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत पे। ये कौन सा पर्वत है, तो यहाँ से दो सवाल भी आ रहा है आपको। एक तो ये सीधा सीधा, रॉकी पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत पे कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, प्रेरी घास का मैदान। यहाँ हवा कौन सा चलता है, तो यहाँ रॉकी पर्वत के पास चिनूक नामक गर्म हवा चलता है, चिनूक नामक गर्म हवा चलता है, ठीक है। और इस गर्म हवा के वजह से यहाँ गेहूं की उपज काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, गेहूं की टोकरी। समझ रहे गोलू। अब ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है जो घास का मैदान है, इसका नाम है आपको पंपोस घास का मैदान। पंपोस या कंपोस भी कहा जाता है। और यहाँ जो हवा चलता है वो पंपेरो नामक गर्म हवा चलता है, पंपेरो नामक गर्म हवा चलता है। अच्छा, हम दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे लंबी श्रृंखला है पर्वत का, वो कौन सा है, एंडीज पर्वत। आपसे कोई पूछे कि एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ये एंडीज पर्वत का श्रृंखला है जो बहुत लंबा है, समझ रहे हैं, एंडीज पर्वत। ये वाला जो सवाल है ना, ये यूपीएससी के पीटी में आया हुआ था सवाल, एंडीज पर्वत। और घास का मैदान है जैसे कि डाउन्स घास का मैदान है। डाउन्स नाम से इस पर, डाउन्स का मतलब नीचे, और सबसे जो नीचे जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ये घास का मैदान है। ये सब खाली घास का मैदान ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कई बार पूछा गया सवाल है। ये डाउन्स घास का मैदान। स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है, वो एशिया और भारत में आपको स्टेपिज घास का मैदान पाया जाता है। सवाना, चलिए स्टेपिज लिख देते हैं, वो एशिया में। ऐसा करते हैं कि लाइन से लिख दें, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ओके। ये आपको स्टेपिज घास का मैदान यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेपिज घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, एशिया या भारत। ठीक है। अगर आपसे पूछे सवाना घास का मैदान, तो सवाना चला जाता है यूरोप में, ठीक है। और कैंटबरी ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही वो है न्यूजीलैंड, और यहाँ पे जो घास का मैदान है वो पाया जाता है कैंटबरी घास का मैदान। कैंटबरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, कैंटबरी घास का मैदान। सबसे छोटा महाद्वीप तो यही ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब आपको पूर्वांचल हिल्स है, तो पूर्वांचल हिल्स आज ख़त्म कर, आज रहने देते हैं। आज आपको ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, हिमालय में आपने ग्रेट हिमालय पढ़ा, मध्य हिमालय पढ़ा। कल शिवालिक पढ़ाएंगे तो शिवालिक के साथ साथ आपको पूर्वांचल हिल्स आएगा, क्योंकि शिवालिक का ही पार्ट जो है आगे फैलता हुआ चला जाता है, जिसमें आपको पूर्वांचल हिल्स में जाइएगा तो आपको बहुत सारा ऐसा पर्वत है जो पर्वत के नाम पर वहाँ का जाति का नाम है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जाइएगा तो मिसमी की पहाड़ी है, और मिसमी जाति भी है। बूम की पहाड़ी है, बूम जाति भी है। अबोहर की पहाड़ी है, समझ रहे ना। तो ये पूर्वांचल हिल्स, शिवालिक और दोनों साथ में खींच देंगे, ठीक है।
चलिए।